हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में है। तो हम दुनिया में जितना भी चीज़ सबको देख रहे हैं, इतना खूबसूरत दुनिया है, उसको हम कैसे देख पाते हैं? वो आँख से देख पाते हैं, और आँख किसी वस्तु को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और जो भी दुनिया में दृश्य है वो सब एक रेडिएशन ही है। तो प्रकाश को भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जिसका वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेज, अल्ट्रासोनिक, तो इसी के रेंज का सबका मोशन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने से पहले हम समझते हैं कि वेव क्या होता है। तो वेव एक तरह का एनर्जी है जो एक जगह से दूसरे जगह तक जिसका ट्रांसमिशन होता है। अब वेव कितने तरह के होते हैं? तो वेव दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा मैटर वेव या मैकेनिकल वेव, और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो हमारा मैटर वेव होता है या मतलब मैकेनिकल वेव्स होता है, जिसको हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, तो उसके गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इट नीड नॉट एनी मीडियम टू ट्रेवल। अब इसको इस हिसाब से दो प्रकार के वेव हो गए। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। अगर उसको परिभाषित करने की बात है तो हम लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं, कॉपुल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपेगेट इन स्पेस। तो ये सब तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो जब कॉपुल्ड होता है, और एक कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए? तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब कॉपुल्ड होता है और प्रोपगेट करता है, कहाँ प्रोपगेट करता है? तो स्पेस में। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कॉपुल्ड होना चाहिए और स्पेस में प्रोपगेट करना चाहिए। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जैसा हम नाम से ही देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। तो इलेक्ट्रिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इन्वॉल्व होता है। और इसको समझने के लिए जो अलग अलग साइंटिस्ट का रिसर्च जो हुआ है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का, जिसने बताया कि अगर कोई कंडक्टर है, उससे होकर के मतलब लाइन करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट एंड दैट करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक हमने देखा। यह ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया संक्षेप में। उसके बाद से आए माइकल फैराडे। तो उन्होंने कहा कि टाइम वेरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और जिस कारण से ये उत्पन्न होता है उस कारण का विरोध करता है। तो ये हो गया हमारा लेंज लॉ। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के चलते क्या हो जाएगा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के चलते हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट जो मतलब करंट जो पैदा होगा तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के चलते करंट। तो इसी चीज़ को मैक्सवेल ने कहा कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसके बाद माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट को गणितीय रूप से अभिव्यक्त किया, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने का काम किए मैक्सवेल साहब ने, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और उन्होंने माइकल फैराडे के प्रतिभा को देखा, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन मैथमेटिकली कुछ चीज़ों को जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसको उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया कि दो नियम लागू किया। तो एक था किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा था एम्पियर सर्किटल लॉ। वो उसको लागू करने के बाद उन्होंने देखा कि इस पर हमारा ये लॉ लागू ही नहीं हो रहा है। तो इसको लागू करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया? दो कैपेसिटर लिया, उसको करंट बैटरी से जोड़ दिया। तो जो प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ था उस पर प्लस चार्ज आ गया, जो माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ था उस पर माइनस चार्ज हो गया। और ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम AC IC नाम दे रहे हैं। अब फिर बीच में इंसुलेटर पदार्थ है,
तो फिर उन्होंने देखा कि करंट तो फर्स्ट प्लेट पर कमिंग करंट है लेकिन आउटगोइंग करंट नहीं है, और सेकेंड प्लेट पर आउटगोइंग करंट तो है लेकिन कमिंग करंट नहीं है। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से होता है कि इनकमिंग करंट इज़ इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इस नियम की व्याख्या नहीं हो पाती है। और फिर जब मतलब करंट ही बीच में हम देख रहे हैं कोई करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, तो क्लोज लूप के लिए जो एम्पेयर सर्कुलर लॉ था वो भी लागू नहीं हुआ। तो B इंटू डी एल को हम लिखते हैं ना एम्पियर सर्कुलर लॉ में टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड जो हमारा लूप है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर B इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू जीरो, तो टोटल हो गया करंट जीरो। तो बीच में हम देख सकते हैं कि कोई करंट नहीं होगा यहाँ पर, और जब कोई करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा। लेकिन उसको प्रैक्टिकली जब देखा गया तो देखा गया कि यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक यहाँ पर कंपास नीडल रख देते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है, इसका मतलब यहाँ पर कोई करंट है। तो इसी करंट को कहा गया कि कंडक्शन करंट का रिप्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट से। तो मैक्सवेल साहब ने देखा कि यहाँ पर जबकि हम कैपेसिटर के दो प्लेट को बैटरी से जोड़ते हैं तो नियम फेल हो जाता है। दो नियम, ये नियम कौन से हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ और एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो किरचॉफ्स के नियम के हिसाब से सर्किट में किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए। तो मैक्सवेल का कंक्लूजन था कि नहीं, आप एक करंट यहाँ उत्पन्न होता है उसका नाम है आईडी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट, और जब आईसी ये कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है। तो जब हम आईसी बराबर आईडी को हम पुट करते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ में तो हम इक्वेशन हो जाता है इंटीग्रेशन ओवर बी इंटू डी एल बराबर म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। तो और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं करेक्टेड एम्पियर्स मैक्सवेल्स इक्वेशन। और मैक्सवेल का कंक्लूजन क्या हुआ कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब कंडक्शन करंट हो गया, मतलब आने वाला करंट आईसी या डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया आईडी। तो फर्स्ट प्लेट के लिए इनकमिंग करंट आईसी तो है पर आउटगोइंग करंट नहीं है, और सेकंड प्लेट पर जो कमिंग करंट है पर आईसी करंट नहीं है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से क्या होगा, किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड हम इस क्लोज लूप को एज्यूम करें तो इस लूप के ऊपर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा जिसको हम इंटीग्रेशन ओवर बी डी एल से डिनोट करते हैं, यह बराबर होता है म्यू नोट आई के, जहाँ आई क्लोज लूप के अंदर फ्लो होने वाला करंट है। तो इंटीग्रेशन ओवर बी इंटू डी एल टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। आई हो गया हमारा टोटल करंट और करंट ऑन द लूप, और ये हमारा हो गया क्लोज लूप। इसके बाद हम इन नियमों को देखने के बाद मैक्सवेल के इक्वेशन का जो करेक्शन हुआ उसको देख लिए कि उन्होंने ये जो इक्वेशन लिखा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड लूप बी इंटू डी एल बराबर म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। आई सी को हम बोलते हैं करेक्टेड एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। तो फर्स्ट प्लेट के लिए आई डी बराबर 0 हो जाएगा और सेकंड प्लेट के लिए आई सी बराबर 0 होगा। तो इस तरह से मैक्सवेल ने साबित किया इनको। अब तो उन्होंने इमेजिन किया कि एक ऐसा वेव उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से उत्पन्न होता है। इसके बाद हर्ट्ज आए, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है और उसको हम एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और टू रिसीव और ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम एंटीना का यूज करते हैं। अब एम्पियर को उसके बाद जो एंटीना है उसका भी डिजाइन एम्पियर ने किया था। तो इस सिद्धांत का उपयोग करके सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, वायरलेस सेट वगैरह सब। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर का। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन और इंटेंसिटी बताने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला वेक्टर है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर होता है 1/μ0 ई क्रॉस बी। और इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसके प्रॉपर्टी पर भी ध्यान देते हैं कि क्या इसका प्रॉपर्टी होता है। तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं c बराबर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। आई बराबर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लिख सकते हैं
सी से डिनोट करते हैं, और v बराबर होता है 1/√μe इज शॉर्टर देन सी। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का, और इसको हम ई क्रॉस बी से लिखते हैं। ई नोट बटा बी नोट बराबर सी होता है। और अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं ई वाई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हम लिख सकते हैं बी जेड बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ओमेगा बराबर 2/पाई टी और 2 पाई न्यू होगा, और के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा। और एनर्जी को हम अगर हम यू ई से लिखें तो मतलब एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, और यू बी बराबर होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट। और पॉइंटिंग वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, एस बराबर 1 म्यू नोट ई क्रॉस बी। अब इसके बाद डायग्राम देख लीजिए कि डायग्राम कैसे होता है। तो डायग्राम बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम को समझते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड को, और दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बनाता है। तो और स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। और प्रोडक्शन की बात करें तो इसका प्रोडक्शन होता है ऑसिलेटिंग चार्ज से, एक्सीलरेटिंग चार्ज से और एटॉमिक एक्साइटेशन से। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है। और ई बराबर हम लिखते हैं एच न्यू, यहाँ पर ई हो गया एनर्जी, एच बराबर प्लांक्स कांस्टेंट, और न्यू बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सवेल का इक्वेशन का हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी के लिए। तो 4 इक्वेशन है, इंटीग्रेशन बी डी एस बराबर 0 फॉर क्लोज सरफेस, और उसके बाद पहला इक्वेशन है इसका ई डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। सेकेंड हो गया इंटीग्रेशन ओवर बी डी एस बराबर 0। थर्ड इक्वेशन हो गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस बी इंटू डी एल बराबर म्यू नोट आई सी प्लस आई डी। और चौथा हो गया एफ बराबर क्यू ई प्लस वी क्रॉस वी। यहाँ पर जो एफ हो गया उसको हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक और फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में जब हम किसी पार्ट चार्ज को रखते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है। अब यह हमारा ये समझने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और इसको समझने के बाद लास्ट में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जैसे रेडियो वेव, तो इसका जो वेवलेंथ ये फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है 10⁵ से 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁹। और रेडियो वेव माइक्रोवेव की बात करें तो 3 × 10⁻⁹ से 3 × 10⁻11। इंफ्रारेड का होगा 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14। इसी तरह से जहाँ से इंफ्रारेड ख़त्म होगा वहाँ से फिर हमारा विजिबल लाइट शुरू होता है। और इस तरह से अलग अलग वेव हम देख सकते हैं। और इसको आप कैसे उत्पन्न किया जाता है इसका भी अलग अलग तरीका है। जैसे इंफ्रारेड अर्थ को गर्म रखता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, और नाइट विजन कैमरा जीवित वस्तु जीव जंतु। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अलग अलग वेव है उसका अलग अलग स्पेक्ट्रम है। अब हम इंफ्रारेड वेव की बात करते हैं तो 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻12 तक होता है। हॉट बॉडीज में पाया जाता है, अर्थ को गर्म रखता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पैदा